कभी सोचा है कि एक देश का जन्म कैसे होता है? आज हम उन हाथों से लिखे पन्नों की कहानी में उतरेंगे जिनमें भारत के संविधान के निर्माताओं का पूरा जिक्र है। ये कहानी है उन वास्तुकारों की जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र की नींव रखी। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। आखिर एक देश का जन्म होता कैसे है? ये सिर्फ नक्शे पे लकीरें खींचने या झंडा फहराने से कहीं ज्यादा होता है ना? इसकी शुरुआत होती है एक विचार से, गहरी बहसों से और एक दस्तावेज से। इस सफर में हम देखेंगे कि सभा की नींव कैसे रखी गई, ये जानेंगे कि सदस्य कहाँ-कहाँ से आए थे, वो कौन लोग थे, इस सभा की दोहरी भूमिका क्या थी, और आखिर में उस ऐतिहासिक पल को समझेंगे जब भारत के भाग्य पर दस्तखत हुए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज़ादी और बंटवारे के ठीक बाद जो नई संविधान सभा बनी, उसके सामने एक पहाड़ जैसा काम था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शासन की किताब लिखना। पुनर्गठित सभा में इतने ही सदस्य थे। जी हाँ, सिर्फ 299। सोचिए, इन्हीं लोगों के कंधों पर करोड़ों लोगों के भविष्य को एक शक्ल देने की जिम्मेदारी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 299 लोग थे कौन, और वो देश के किन-किन हिस्सों से आए थे? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले कि क्या ये सभा सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यहाँ देखिए, सदस्यों का बंटवारा बड़ा दिलचस्प है। एक बड़ा हिस्सा मतलब 229 सदस्य वो सीधे सीधे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, और जो बाकी 70 सदस्य थे वो उन रियासतों से थे जिन्हें अक्सर वहां के राजा महाराजा मनोनीत करते थे। प्रांतों में भी कुछ की आवाज ज्यादा बुलंद थी। जैसा कि इन नोट्स से पता चलता है, संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है, 55 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा दल था। उसके ठीक बाद मद्रास और फिर बिहार का नंबर था। और जब रियासतों की बात आती है तो मैसूर ने 7 सदस्यों के साथ सबको लीड किया। इससे हमें सभा की जो जटिल संरचना थी उसकी एक और परत देखने को मिलती है। लेकिन ये सभा सिर्फ भूगोल या नंबरों का खेल नहीं थी, ये लोगों के बारे में थी। ये उस नए, उस विविध भारत का चेहरा थी जिसकी कल्पना की जा रही थी। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि इस सभा में कौन कौन शामिल थे। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे ये सभा असल में भारतीय समाज का एक छोटा रूप थी। इसमें 163 हिंदू थे, 80 मुस्लिम और बहुत जरूरी बात, अनुसूचित जातियों के 31 और अनुसूचित जनजातियों के 6 प्रतिनिधि शामिल थे। कोशिश ये थी कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 15। सभा में 15 महिला सदस्य थीं। ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। एक ऐसा बयान था जो बता रहा था कि एक नया और प्रगतिशील भारत बन रहा है। इन नामों पर एक नजर डालिए। दाक्षायणी वेलायुधन जैसी दलित नेता से लेकर बेगम एजाज रसूल और सरोजनी नायडू तक, ये वो असाधारण महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान को आकार देने में मदद की। एक दिलचस्प बात यह है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में 15 महिलाओं का जिक्र है, लेकिन नाम 14 ही दिए गए हैं, जो हमें सीधे सोर्स के अंदर की एक छोटी सी झलक देता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, इस संविधान सभा की एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। ये सिर्फ संविधान लिखने वाली एक कमेटी नहीं थी, उससे कई ज्यादा थी। इसकी शक्ति को समझने के लिए इस शब्द को समझना होगा, संप्रभु निकाय। इसका सीधा सा मतलब है कि सभा के पास सर्वोच्च अधिकार था। वो किसी भी बाहरी ताकत, यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं थी। तो देखिए इसका सार क्या है। एक तरफ ये निकाय भारत के लिए अपनी मर्जी से संविधान बना रहा था, और ठीक उसी समय ये देश के लिए एक अस्थायी संसद के तौर पर भी काम कर रहा था, जो उस वक्त के लिए कानून बना रही थी। मतलब एक ही समय में भविष्य का निर्माण और वर्तमान पर शासन। चलिए अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। सालों की बहस, चर्चा और कड़ी मेहनत के बाद ये सभा अपने काम के समापन पर पहुंची। अंत में 284 सदस्यों ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसे वो सालों से बना रहे थे। ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, ये उस सहमति और प्रतिबद्धता का प्रतीक था जो इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में लगी थी। और ये उद्धरण जो सीधे सोर्स से लिया गया है सब कुछ कह देता है। उन्हें भारत के लिए अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। यही उनकी संप्रभु शक्ति और उनके काम के महत्व का निचोड़ है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इन 284 हस्ताक्षरों ने पीछे क्या विरासत छोड़ी है? ये सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है,
ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की आशाओं, उनके अधिकारों और उनके भविष्य की नींव है। एक राष्ट्र जिसकी पहले कल्पना की गई और फिर जिसे शब्दों में ढाला गया।